हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा अबाउट बायो। दिस इज योर शिवानी मैम। तो गाइस, आज हम आपका सॉल्व करने वाले हैं डीपीपी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एज यू नो, मैंने आप लोगों को यही डीपीपी दिया हुआ था ना सॉल्व करने के लिए। एंड बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं यहाँ से। चलो आज हम आप लोगों के सारे डाउट सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस किस क्वेश्चन में डाउट हमें आ सकता है। आप देखो बच्चों, क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, मैं ना यहाँ पे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे सॉल्व करूंगी जैसे एज अ स्टूडेंट सॉल्व करता है, कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। ठीक है, एकदम सारे ऑप्शंस को हम अच्छे से पढ़ेंगे। रीजन क्या है कि आपका ये ऑप्शन हो सकता है या बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते, वो सब हम समझने का कोशिश करेंगे। तो ट्राई करना, आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स ओपन करके बैठो और अपनी एनसीईआरटी बुक एंड साइड बाय साइड आप लोग भी सॉल्व करते रहो इनको। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ब्रेस्ट फीडिंग सस्पेंड प्रेगनेंसी ड्यू टू। अब हमें ये पता है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है लैक्टेशन पीरियड में, तो हम उसमें एक टर्म यूज करते हैं, लैक्टेशनल एमनियोरिया। लैक्टेशनल एमनियोरिया। अब लैक्टेशनल एमनियोरिया मैंने आपको ये बताया था। व्हाट इज एमनियोरिया? एमनियोरिया इज द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, सॉरी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही होती है, अब वो लैक्टेशन के टाइम पे अगर नहीं हो रही है तो उसको बोल देंगे लैक्टेशनल एमनियोरिया। अब इसका रीजन क्या है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो लैक्टेशन पीरियड है, वो प्रेगनेंसी को कभी भी सस्पेंड होने देता है, मतलब प्रेगनेंसी कभी भी कंसीव नहीं हो सकती है। इसका रीजन अब आपको पता है। देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक बच्चों यहाँ पे लगाना है। एज वी नो कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कौन सा हार्मोन एक्टिव रहता है बॉडी के अंदर? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो लिखो यहाँ पे, प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका एक्टिव रहता है। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको नेगेटिव फीडबैक देता है? आपके एलएच को। व्हाट इज एलएच? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। और सपोज करो अगर बॉडी के अंदर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ही नहीं है, तो क्या आपके ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर हो पाएंगे? क्या ओव्यूलेशन उस टाइम पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो जब तक प्रोलैक्टिन बॉडी के अंदर रहेगा, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की कंसेंट्रेशन डाउन रहेगी। एंड आपको पता है कि आपका ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कब होता है? जब एलएच सर्ज होता है। याद है, एलएच सर्ज पे आपका एस्ट्रोजन सिग्नल देता था आपके हाइपोथैलेमस को, साथ ही साथ आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि वहां से आपका एलएच को रिलीज करे, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को। तो इसका मतलब जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी का तो होने का कोई चांस ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ के, पोस्ट प्रेगनेंसी लोअर लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच, मतलब जो प्रेगनेंसी के बाद का पीरियड होता है आफ्टर पार्चुरेशन, उसमें एफएसएच और एलएच की कंसेंट्रेशन बहुत लो रहती है। पोस्ट प्रेगनेंसी हायर लेवल ऑफ एफएसएच है। अगर एलएच और एफएसएच का लेवल हाई रहेगा तो एफएसएच में फॉलिकल्स भी डेवलप कराएगा हमारा एफएसएच, और एलएच आपका फिर आपका ओव्यूलेशन भी करा देगा। विच पुट नेगेटिव चेक ऑन ओव्यूलेशन। ये नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन से हम कंप्लीटली बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। सी ऑप्शन देखो, इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बाय प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है? आपके इनहिबिट करता है एलएच के रिलीज को, एंड दस काउंटरिंग द इफेक्ट ऑफ एलएच ऑन ओवेरियन फॉलिकल। जो हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनके ऊपर क्या करता है? एक काउंटर इफेक्ट। काउंटर इफेक्ट का होता है नेगेटिव फीडबैक, वो आपका देता है। ठीक है, इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ इनहिबिन बाय प्रोलैक्टिन, अपने अंदर से एक इनहिबिन रिलीज करता है जो एफएसएच को क्या कर देगा? उसके ऊपर काउंटर इफेक्ट डालेगा ऑन द ओवेरियन फॉलिकल। अब बताओ, प्रेगनेंसी किसकी वजह से नहीं? अभी जो मैंने आपको रीजन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन नेगेटिव फीडबैक देगा एलएच को, जिसकी वजह से आपके कोई भी ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर नहीं हो पाएंगे। इट मींस वहां पे ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, कौन सा होना चाहिए बताओ करेक्ट ऑप्शन? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ए। दिख रहा है? अब समझ में आया क्वेश्चन ए का आंसर सी कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? बहुत इजी क्वेश्चन है। ह्यूमन एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड। जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है, अगर वो 8 से 16 स्टेज में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इट्स वेरी सिंपल, उसको हम बोलते हैं आपका मोरूला। एंड ब्लास्टुला क्या होता है आपका? 16 से 32 स्टेज में हम बोल, अगर सिर्फ 16 अगर हम बोलेंगे तो उसको ब्लास्टर बोल देंगे, 16 से 30 तो ब्लास्टोसिस्ट भी वर्ड यूज कर देते हैं। गैस्ट्रुला के अंदर क्या होता है? जब जर्मिनल लेयर्स बनने लग जाती है उसको गैस्ट्रुला बोल देते हैं। डन यहाँ तक? चलो, सेकंड का हो गया हमारा ए। थर्ड, अ पर्सन विच शो द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। एक इंडिविजुअल जिसकी बॉडी के अंदर मेल भी होता है फीमेल भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? बताओ।
इसके अंदर मेल भी और फीमेल भी, इट इज नॉन एज गाइनेंड्रोमॉर्फ. दिस इज नॉन एज एक पर्सन विच शो द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. टर्म देखो यहाँ पे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेल के भी और फीमेल के भी दोनों सेक्सुअल कैरेक्टर्स अगर वो दिखाता है. अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है, आएगा या नहीं आएगा डाउट. तो देखो इसको लिख लो आप यहाँ पे. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आप क्या आ सकते हैं, जैसे कि हम फीमेल्स में बात करेंगे, फीमेल्स में डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स को मैं एमजी से लिख रही हूँ. और अगर हम मेल्स में बात करेंगे तो पिगमेंटेड स्किन या फिर फेशियल हेयर्स आप लिख सकते हो. तो ये वाले कैरेक्टर्स, मतलब मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट भी और फेशियल हेयर्स भी, ये सब एक ही इंडिविजुअल के आते हैं. तो उस इंडिविजुअल को हम बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ. याद है हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता था, हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता था कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल टर्म्स नहीं यूज करेंगे. यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स की बात की जाए. अगर ऑर्गन्स की बात करेंगे तो हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल आप लिख सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स में आपका टर्म आएगा गाइनेंड्रोमॉर्फ. क्लियर थर्ड क्वेश्चन. तो थर्ड का आंसर हुआ हमारा डी. फोर्थ पढ़ो. Which one of the following is the correct matching of the events occurring during menstrual cycle? अब देखो menstrual cycle में सबसे पहले आपकी आई proliferative phase. अब proliferative phase कहाँ पे चलती है, यूट्रस या ओवरीज के अंदर, जल्दी से बताओ. ये आपका यूट्रस के अंदर होती है या ओवरीज के अंदर, ऑब्वियसली यूट्रस के अंदर होती है. प्रोलिफेरेटिव फेज से पहले आती है मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा होता है, मेंस्ट्रुअल फेज वो फेज होती है जिसके अंदर आपकी एंडोमेट्रियम लेयर डिग्रेड होती है. फिर प्रोलिफेरेटिव में क्या करता है, उस एंडोमेट्रियम का वापस से रीजनरेशन कराते नहीं. सेम टाइम पे ओवरीज के अंदर फॉलिकुलर फेज चल रही होती है ना. फर्स्ट डे से आपका 13 डे तक आपका फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं. वो फॉलिकल्स अपने अंदर से, जो डेवलप्ड फॉलिकल है, दो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, इनहिबिन एंड एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन ही ग्राफिन फॉलिकल जब बन जाएगा तो हाई पीक पे पहुंच जाएगा एस्ट्रोजन. वो सिग्नल देगा आपके हाइपोथैलेमस को एंड उसके साथ साथ एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वहां से ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करे. फिर आपका एलएच सर्ज आएगा. याद है सारी कंडीशंस या नहीं. तो देखो अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम का रीजनरेशन नहीं होता है, मैचुरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल होता है, बट मायोमेट्रियम का रीजनरेशन नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट कब हो रहा होता है आपका, सिक्रीटरी फेज एंड इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर से ही 4 हार्मोन्स मैंने आपको बताए थे. सबसे मैक्सिमम अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन, सेकेंड अमाउंट में हमारा एस्ट्रोजन. याद है. हाँ, तो हम बात कर रहे थे कॉर्पस ल्यूटियम की बच्चों डेवलपमेंट की. तो कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट में हमारे 4 हार्मोन्स मैंने आप लोगों को बताए थे. प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा अमाउंट में, उसके बाद एस्ट्रोजन, उसके बाद इनहिबिन एंड एक और हार्मोन बच गया, कौन सा था बताओ जल्दी से. ट्रिक याद है, PERI रिलैक्सिन हार्मोन. याद आ गया. तो देखो अब कॉर्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज हो रहे हैं. ये प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं. एंड प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों मिलके एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कराते हैं नहीं कराते हैं थिकनिंग. तो देखो वही चल रहा है ना सिक्रीटरी फेज. अब सिक्रीटरी फेज में मैंने आपको क्या बताया था, थिकनिंग होगी एंडोमेट्रियम की एंड उसको प्रिपेयर किया जाएगा फॉर इम्प्लांटेशन प्रोसेस. इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया जाता है एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ऑब्वियसली होता है. तो फंक्शन तो हमारे बिल्कुल सही बता रहा है बी ऑप्शन. एक बार सी ऑप्शन को देखते हैं. मैच्योरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ, नो मायोमेट्रियम नहीं एंडोमेट्रियम होती है एंड ओवम नॉट फर्टिलाइज, ये तो होता ही है, लेकिन ब्रेक डाउन ये नहीं होता है. सी ऑप्शन को कैंसिल कर दिया. ओव्यूलेशन में देखते क्या है, LH एंड FSH अटेन पीक लेवल अटेन करता है एंड शार्प फॉल इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन में दे आर सेइंग कि शार्प फॉल होता है. बताओ ऐसा होता है या नहीं होता है. और FSH में जो LH होता है वो पीक पे जाता है, नॉट FSH जाता है. एंड प्रोजेस्टेरॉन में कोई शार्प फॉल नहीं आता है यहाँ पे. तो आपका ये भी ऑप्शन हुआ इनकरेक्ट. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट देखते हैं. फिफ्थ, द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम अकर्स. सेकेंड मैचुरेशन. अब इसको देखो थोड़ा सा ना आप लोगों को मैं डिटेल में बताती हूँ. ये बोल रहे हैं हमारा सेकेंड मैचुरेशन. तो सेकेंड मैचुरेशन दे आर सेइंग हम जब सेकेंड मियोसिस कराते हैं,
अब आपको याद होगा बच्चों, जब हमने oogenesis किया था, oogenesis में जो मियोसिस 1 था वो आपका ओवरीज के अंदर हो रहा था, एंड वो भी बिफोर बर्थ, बर्थ के टाइम से पहले। फिर जैसे ही प्यूबर्टी आती थी वो मियोसिस 1 फिनिश हो जाता था, नहीं, एंड उससे फर्स्ट पोलर बॉडी बनती थी और हमारा क्या बनता था, सेकेंडरी oocyte बनता था। फिर वो सेकेंडरी oocyte आपका अरेस्ट हो जाता था मियोसिस 2 में। फिर मैंने आपको बोला देखो, जब इसके अंदर मियोसिस सेकेंड, तो मियोसिस सेकेंड हमारा चल रहा है किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर। बट ये सेकेंडरी oocyte हमारा अरेस्ट हो जाता, कौन सी फेज में अरेस्ट होता था, हमारी मेटाफेज 2 के अंदर। अब ये मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो चुका है। अब इसका अरेस्ट मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट सी बात बताई थी कि बेटा ये अरेस्ट ओपन कब होगा, कब होगा ये अरेस्ट ओपन, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। जैसे ही स्पर्म की एंट्री हो जाएगी, बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। अब सेकेंडरी oocyte हमारा कहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, बिकॉज फर्टिलाइजेशन वाली साइट क्या होती है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्फिला। तो इसका मतलब हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो एम्फिला के अंदर पहुंच चुका है बच्चों। तो एम्फिला के अंदर ही उसका मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, और वो कंप्लीट सिर्फ वही केस में होगा जब स्पर्म की एंट्री हो जाएगी। अगर स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तो बेचारा हमारा सेकेंडरी oocyte ऐसे ही डेड हो जाएगी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए फर्टिलाइजेशन से पहले, एंड फर्टिलाइजेशन से पहले क्यों बोल रहा है, बिकॉज स्पर्म सेकेंडरी oocyte के साथ थोड़ी ना फर्टिलाइज करेगा, तो ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगा। जब इसके अंदर मियोसिस 2 फिनिश हो जाएगा तो इससे क्या बनता है, हमारा सेकेंड पोलर बॉडी बनता है, एंड हमारा ओवम बन जाता है। तो ओवम के साथ ही तो फर्टिलाइज करेगा, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन हमारा मियोसिस 2 फिनिश होना चाहिए। बहुत लॉजिक सी चीज है बच्चों, थोड़ा सोचो। अब देखो ऑप्शंस पढ़ के, अब हमें ऑप्शंस में क्या बताया गया है यहाँ पे, देखो इन द ग्राफियन फॉलिकल सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन जो बोल रहे हो कहाँ पे होता है, ग्राफियन फॉलिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज, नो यहाँ पे नहीं होता है। शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन बिफोर द ओवम मेक एंट्री, नहीं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंट्री ले लेगा, वहीं पे तो फर्टिलाइज करेगा ओवम। अंटिल आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म, जब तक ओवम आपका पेनिट्रेट नहीं हो जाएगा स्पर्म के थ्रू, अंटिल द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, नो, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पे। मतलब स्पर्म ने पेनिट्रेट कर दिया ओवम को, लेयर्स जो उसके बाहर लेयर्स होती है ना, 2 लेयर्स आपको बताई, अंदर वाली कौन सी, जोना पेलुसिडा, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा। तो जब हमारी जोना पेलुसिडा पे आपका आके एंटर होता है, जोना पेलुसिडा पे सिग्नल आता है, तब वो अपना मियोसिस 2 करना फिनिश करता है। फिर जब उसका न्यूक्लियस अंदर स्पर्म फ्यूज कर जाएगा, देन वो अपना दोनों के दोनों न्यूक्लियस आपके फ्यूज कर जाए, ओवम का भी और स्पर्म का भी। तो बताओ यहां तक समझ में आया है नहीं, डन बच्चों। चलो यहां तक फिनिश हो गया हमारा, अब चलते हैं हम आगे। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो बच्चों अभी क्लियर दिख रहा है ना, हमने क्वेश्चन नंबर 5 वहां तक कर लिया है। 6 देखो, 6 में क्या बोल रहे हैं, fetal ejection reflex in human female is induced by, किसके थ्रू आपका जो fetal, एक सेकेंड, अभी बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा आपको ये क्वेश्चन। जो fetal ejection reflex है ह्यूमन फीमेल के अंदर, वो कहाँ से इंड्यूस होता है। अब मैंने आपको बोला था 2 जगह से इंड्यूस होता है, एक तो हमारा फीटस से, फीटस अपने अंदर से रिलीज कराता है कॉर्टिसोल। अभी कॉर्टिसोल बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिसोल कब रिलीज कराता है फीटस, बिकॉज फीटस ना मदर वॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, अब वो डेवलप होने लग रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, तो उसको अंदर सफोकेशन एक टाइप से फील होगी। तो जब उसको सफोकेशन फील होने लगेगी तो फीटस कॉर्टिसोल रिलीज कराएगा। कॉर्टिसोल कहाँ से आता है, आपकी एड्रीनल ग्लैंड से आता है, एड्रीनल ग्लैंड से। और अगर कॉर्टिसोल नहीं सिक्रेट हो रहा है प्रॉपर अमाउंट में, या फिर इसका अंडर सिक्रीशन होता है, तो हम इसको बोलते हैं एडिसन्स डिसीज, एडिसन्स डिसीज। नाम याद रखना बच्चों, कॉर्टिसोल कहां से सिक्रेट होता है, एड्रिनल ग्लैंड से, और अगर एड्रिनल ग्लैंड अपने हार्मोन्स नहीं सिक्रेट कर पा रही है प्रॉपर अमाउंट में, दिस इज नॉन एज एडिसन्स डिसीज। सेकेंड सिग्नल आता है हमारा प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से सिग्नल आता है
और वो कौन सा, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है आपका। ऑक्सीटोसिन कहाँ से, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आपका आता है फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। क्लियर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पिट्यूटरी ग्लैंड, किसकी पिट्यूटरी ग्लैंड से, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, फीटस की पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा यहाँ पे बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। इनमें से ह्यूमन स्पर्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है एक्रोसोम हैज अ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर, बट वी नो कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर नहीं है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर। बाकी सारी चीजें ठीक लिख दिया इन्होंने, बट ये कॉनिकल लिख के बड़ा गड़बड़ कर दिया। यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग, एग को पेनिट्रेट करना और पर्सिंग करना, पर्सिंग करना मतलब उसके अंदर एंटर करना, रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन, इसी की वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ तक ठीक है। द स्पर्म लाइज इन द एक्रोसोम, स्पर्म लाइज इन मतलब फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स, फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स। एंड बच्चों एक और चीज, ये यहाँ पे अगर कैप लाइक स्ट्रक्चर ना लिखी हो ना, तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है स्मॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर। कॉनिकल वर्ड नहीं होना चाहिए, बस छोटी सी एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है आपकी, जो एट द टिप ऑफ न्यूक्लियस होती है, जो हमारा स्पर्म का न्यूक्लियस होता है ना, उसके टिप के ऊपर प्रेजेंट होती है, या ऐसे भी आपका लिखा आ सकता है, तो उसको भी आपको ध्यान से देखना है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ स्पर्म लाइजिंग मतलब वो फर्टिलाइजिंग एंजाइम एक्रोसोम के पास होता है, जो डिसॉल्व करते हैं एग को, इन्वॉल्व फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए फैसिलिटेट कराता है। गुड, ये तो हमारा सही है बिल्कुल, इसमें कोई गलत नहीं लिखा है। एक्रोसोम सर्व एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर, नो, एक्रोसोम सब नो, बट सारा फंक्शन तो एक्रोसोम का, एक्रोसोम ना होता तो स्पर्म क्या एंटर हो पाता, नहीं हो पाता ना स्पर्म एंटर, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, सेटोली सेल्स कहाँ पे पाई जाती है। सेटोली सेल्स हमने देखा था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जल्दी से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नोट्स ओपन करो, वहां पे जब मैंने आपको एक स्क्रोटम्स के अंदर टेस्टिस बनवाई थी, पेयर ऑफ टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, 1 से 4 लिख लो या 1 से 3 भी कहीं पे लिख देते हैं। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास में प्रेजेंट है लेडीज सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। लेडीज सेल्स अपने अंदर से सिक्रीट कराते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन या फिर एंड्रोजन सिक्रीट कराता है। ध्यान रखना, पूरा चैप्टर यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ मैं आप लोगों को। फिर सेटोली सेल्स कहाँ पे थी, जो मेरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट था, रिमाइंड है ना, जर्मिनल एपिथेलियम। देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर वाली ये लेयर थी हमारी, दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम। अब यहाँ पे हमारे थे स्पर्मेटोगोनिया, एंड फिर यहीं पे प्रेजेंट थे आपके सेटोली सेल्स, ऐसे। तो बताओ ऑप्शन क्या होना चाहिए, सेटोली सेल्स। Sertoli cells, ovaries no, adrenal no, seminiferous tubule provide nutrition to germ cells. This is correct. Seminiferous tubule के आपको फंक्शन मैंने समझाए थे, क्या फंक्शन था, ये आपके डेवलपिंग स्पर्म को नरिश करने का काम करता था। ब्लड टेस्टिस बैरियर BTB ये आपका बनाता था, ताकि टेस्टिस जो है अंदर, टेस्टिस के अंदर डायरेक्टली ब्लड ना आ पाए, वो चीज करा, अपने अंदर से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट कराता था। नर्व सेल भी हम इनको बोलते हैं। करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन दैट लास्ट फॉर 7 to 8 days, 7 to 8 days की फेज को हम क्या बोलते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 से 5 की तो हम बोलते हैं इसको मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, फिर आता है 6 से लेके 13 तक। 6 से लेके 13 तक दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका हो सकता है फोलिकुलर फेज, अगर हम ओवरी की बात करेंगे, अगर हम यूट्रस की बात करेंगे तो वहां पे होगा प्रोलिफेरेटिव। अब बताओ आप कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फॉलिकुलर फेज दिया हुआ है। ओव्यूलेटरी फेज तो बेटा 14th डे पे आती है, ल्यूटियल फेज आती है आपकी 14th डे के बाद, आफ्टर 14, और मेंस्ट्रुअल फेज आती है 1 से 5th डे में। तो करेक्ट ऑप्शन फॉलिकुलर फेज, बहुत ईजी है। सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेसेशन हो जाना, किसी चीज का स्टॉप हो जाना। सेसेशन का मतलब होता है स्टॉप होना बच्चों। तो कब होता है सेसेशन इसका,
मेनोपॉज ऑब्वियसली। मेनार्क को क्या बोलते हैं, जब स्टार्ट होता है ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, लैक्टेशन पीरियड जब प्रोलैक्टिन होता है, ब्रेस्ट फीडिंग वाला टाइम, पार्चुरेशन बेबी बर्थ का टाइम, ये होता है। अब देखो 11th क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन ह्यूमन फीमेल दी ब्लास्टोसिस्ट, ह्यूमन फीमेल के अंदर ब्लास्टोसिस्ट। अब सबसे पहली चीज ब्लास्टोसिस्ट दिखते ही हमें याद आना चाहिए कि इम्प्लांटेशन कराता है इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट आपका एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर इम्प्लांट होने लग जाता है। इम्प्लांट कैसे होता है, ब्लास्टोसिस्ट के बाहर ट्रोपोब्लास्ट लेयर्स होती हैं, ट्रोपोब्लास्ट लेयर्स के अंदर होते हैं सेल्स ऑफ रॉबर, ग्लू सेल्स, वो सबसे पहले एंडोमेट्रियम पे चिपक जाएंगे, फिर आपकी जो ट्रोपोब्लास्ट है वो अपने अंदर से एंजाइम्स रिलीज करेगी जो एंडोमेट्रियम को वहां से डिग्रेड करा देंगे और उसके अंदर वो ट्रांसफर हो जाती है। यही हमारा इम्प्लांटेशन था, इसी को डेसिडुएशन बोलते थे। 3 टाइप के डेसिडुआस मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जिसके अंदर आपका ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो रहा है, तो उस टाइम पे फिर हम एंडोमेट्रियम ना बोल के डेसिडुआ बोलते थे। याद आया? तो देखो फॉर्म प्लेसेंटा इवन बिफोर इम्प्लांटेशन, से पहले प्लेसेंटा बनाने का काम नो। गेट इम्प्लांट इन द यूट्रस 3 days, बेटा 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन नहीं होता है। गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम यूट्राइन एंडोमेट्रियल सिक्रीशन आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद न्यूट्रिशन देने का काम करता है नो। गेट इम्प्लांट इन एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, दिस इज राइट ऑप्शन, ये हमारा राइट ऑप्शन। इनको कट रिमूव कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा क्लीन, ताकि बच्चों को अच्छी लगे स्लाइड्स। समझ आ गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखो, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बल्बोयूरेथ्रल का दूसरा नाम बताओ बच्चों जल्दी से, कॉपर ग्लैंड, दिस इज आल्सो नोन एज कॉपर ग्लैंड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मेल के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी, ठीक है, मेल। एंड इज अनदर फॉर्म यूट्रस मैस्कुलिन या नो, फीमेल्स के अंदर बिल्कुल नहीं, फीमेल्स के अंदर बैक्थोलिन ग्लैंड होती है। फीमेल मेल इज आल्सो नोन एज कॉपर, या सी ऑप्शन होगा बेटा। देखो हमारा यहाँ पे ये तो है ना करेक्ट ऑप्शन सी। एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे, बताओ जल्दी से, समझ आ रहा है ना बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? देखो 12 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13 में क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स, इनमें से हमारा कौन से के पास फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स होता है, बताओ जल्दी से। ऑब्वियसली बहुत इजी है, मेल एक्सेसरी लीवर के अंदर, पैनक्रियास के अंदर थोड़ी ना होता है, सिर्फ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के पास प्रेजेंट होता है। एंड बच्चों मेक श्योर ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियस ईयर में, आप लोग एमटीजी की बुक्स भी उठा के देखना, एमटीजी के अंदर भी यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड में मैंने आप लोगों को 2 चीजें बताई थी, एक तो होता है बच्चों यहाँ पे वेन, ठीक है, और 2 होती है आर्टरीज। बस इतना याद रखना, वेन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपका कैरी करता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें कहां तक लेके जाना है, फिटस तक लेके जाना है, तो अब देखो वेन टू फिटस, ब्लड को कहां तक लेके आना है, फिटस तक लेके आना है। 2 वेन्स तो नहीं होती, 1 वेन कैरी ब्लड, नो, प्लेसेंटा तक नहीं, 2 वेन्स 2 तो नहीं होती। अब देखो करेक्ट इजीली ऑप्शन मिल गया हमें। अगर आपको आर्टरीज का फंक्शन नहीं भी पता है, सिर्फ वेन्स का नाम याद रखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां तक लेके आना है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, फिटस तक ही तो लेके आना है। फिर फिटस बदले में क्या देगा, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, वो आर्टरीज लेके जाएंगी, कैरी ब्लड टू प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा तक लेके जाएगा, फिटस से प्लेसेंटा तक, फिटस से प्लेसेंटा तक। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे ए। बताओ आया समझ में ये? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज इसको स्टेटमेंट बना के लिख लो, अम्बिलिकल कोड हैज 1 वेन व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फिटस, प्लेसेंटा से फिटस तक लेके जाती है, एंड इट हैज आल्सो 2 आर्टरीज व्हिच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फिटस टू प्लेसेंटा। ऐसे एक लाइन बना के लिख लो उसको, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या होता है बच्चों, चाइल्ड बर्थ, इज नोन एज चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम बिना देखे लगा देंगे, ऑक्सीटोसिन। डन। नेक्स्ट, व्हाट हैपन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस आफ्टर मैनी स्पर्म्स रीच क्लोज टू द ओवम।
अगर ओवम के क्लोज बहुत सारे स्पर्म्स पहुंच जाए तो उस केस में क्या होगा? अब हमने देखा था वहां पे दो टाइप की पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने था। एक था हमारा फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, एक था हमारा स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कौन करा रहा था? जोना रिएक्शन, जोना रिएक्शन। स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कौन करा रहा था? कॉर्टिकल रिएक्शन। अब इनके अंदर क्या होता था वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। जोना रिएक्शन में क्या होता है, जैसे पहला स्पर्म आता है, जोना पेलुसिडा को टच करता है, तो जोना पेलुसिडा सिग्नल देगी किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को डीपोलराइज करा लेगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं सोडियम गेटेड चैनल्स। तो सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो सोडियम एंटर करेंगे अंदर ओवम के अंदर। अब सोडियम अंदर आ रहे हैं तो अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर का नेगेटिव, बिकॉज बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है ओवम के अंदर। ये देखो, तो अंदर का हो गया पॉजिटिव। अब जैसे ही अंदर का पॉजिटिव हुआ, बाहर का नेगेटिव, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डीपोलराइज, इसका मतलब कोई और स्पर्म यहाँ पे एंटर नहीं हो जाए। ये तो फास्ट ब्लॉक, मतलब जैसे स्पर्म है एकदम से पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करेगा। फिर अब धीरे धीरे क्या होता है, ये डीपोलराइजेशन फिर से पोलराइज होना स्टार्ट कर जाएगा, बिकॉज ये परमानेंट स्टेट तो नहीं होती है। तो अब फिर क्या होगा, जैसे ये सिग्नल आया, इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक हमारा एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे ही डीपोलराइज स्टेट आती है, एसईआर को सिग्नल जाता है, एसईआर के पास प्रेजेंट होता है कैल्शियम चैनल्स, तो कैल्शियम चैनल से कैल्शियम बाहर रिलीज कराना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही एसईआर के अंदर से कैल्शियम बाहर आएगा तो कैल्शियम क्या करेंगे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को बाहर वाली लेयर में शिफ्ट कराना स्टार्ट करेंगे, मतलब इनको पुश आउट करेंगे यहाँ से, दे विल पुश देम आउट। ऐसे बाहर की साइड पुश करेंगे तो सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से आप देख रहे हो ओवम के बाहर एक नई लेयर बन रही है, बन गई है नई लेयर। अब नई लेयर बन गई तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को डिग्रेड कराने के लिए हमारे क्रोमोसोम के पास कोई भी एंजाइम नहीं है, तो इसलिए कोई दूसरा स्पर्म नहीं आ पाएगा। इसको बोलते हैं स्लो ब्लॉक टू, थोड़ा स्लो होता है बट परमानेंट पॉलीस्पर्मी है ये। अब ऑप्शंस पढ़ो। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटेड ट्रैप ऑल द स्पर्म्स। अब ये बोल रहे जो कोरोना रेडिएट है, जोना पेलुसिडा के बाहर कोरोना रेडिएट होती है ना, तो वो क्या करती है, सारे के सारे स्पर्म्स को ट्रैप कर लेती है। यहाँ पे हमारा ये बोल रहा है, बट ऐसे तो नहीं होता है। ओनली 2 स्पर्म नियरेस्ट टू द ओवम पेनिट्रेट जोना पेलुसिडा। सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पर्म होते हैं जो ओवम के पास आएंगे और जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट कर पाते हैं। सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प वन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू। क्या एक्रोसोम के सिक्रीशन ऐसा करता है बेटा? एक्रोसोम सारे के सारे जितने भी स्पर्म है ना, सबके पास सेम ही सिक्रीशन होता है, तो सब उसका अलाउ करेंगे एंटर होने के लिए। ऑल स्पर्म एक्सेप्ट द वन नियरेस्ट टू द ओवम लूज देयर, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं होता, ये भी नहीं। अब बचा सिर्फ हमारा कौन सा? बी ऑप्शन, ओनली 2 स्पर्म नियरेस्ट टू द ओवम पेनिट्रेट कर देंगे जोना पेलुसिडा को, ये करेक्ट ऑप्शन। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे, बिकॉज यहाँ पे ना चांसेस होते हैं कि जैसे ही स्पर्म आया आपका, सबसे पहले आपका स्पर्म किस पे एंटर हुआ, एक तो पूरा का पूरा एंटर हो गया, देखो एक स्पर्म तो हमारा ये एंटर हो गया किस पे? जोना पेलुसिडा। फिर दूसरा स्पर्म जैसे ही आपका यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, सेकेंड वन स्पर्म जैसे ही जोना पेलुसिडा को टच करने की कोशिश कर रहा है, तो सेम टाइप का डिपोलराइजेशन स्टार्ट होने लग जाएगा, क्योंकि अब उसको पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट, अब उसको अंदर नहीं आने देना है, तो डिपोलराइज होने लग जाएगा। तो सिर्फ 2 स्पर्म्स होते हैं जो जोना पेलुसिडा तक अंदर आ पाते हैं, जोना पेलुसिडा तक आ पाते हैं। सिर्फ 2 स्पर्म नियरेस्ट टू द ओवम पेनिट्रेट करेंगे जोना पेलुसिडा को, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे हुआ करेक्ट। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में देखो क्या पूछा, द पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। ओवरी के जो सबसे क्लोज होता है एग्जैक्टली इनफंडिबुलम होता है हमारा यहाँ पे। 17 का हुआ हमारा बी, द केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन द सरफेस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जो है मतलब स्पर्म जो है, उसकी बाहर पे प्रेजेंट होता है एक केमिकल जो उसकी ओवम तक अप्रोच कराता है। कौन सा केमिकल होता है वो? एंटी फर्टिलाइजिन। और फर्टिलाइजिन किसके पास होता है? ओवा के पास होता है। इन दोनों के बीच में केमिकल अट्रैक्टेंट होता है, जिसकी वजह से स्पर्म आइडेंटिफाई करता है कि हाँ उसको ओवम के पास ही जाके फर्टिलाइजेशन करना है। आया समझ में? तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे सी। डन। 18 क्वेश्चन देखो हम लोगों ने कर लिया है, अब आगे चलते हैं।
तो जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा। चलो देखो 19th क्वेश्चन में क्या पूछा, अभी वही क्वेश्चन आ गया, देखो सेम, पढ़ के देखो आ रहा है नहीं आ रहा है आपको समझ में। अभी मैंने आपको बताया था ये वाली कंडीशन, जब फीटल इजेक्शन, फीटल वाला हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे, which of the following disease is caused by the under secretion of cortisol। अंडर सिक्रीशन मतलब होता है लो सिक्रीशन जब होगा। कॉर्टिसोल कहाँ से सिक्रेट होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। तो अगर एड्रिनल ग्लैंड अच्छे से सिक्रेट नहीं कर पाती है अपने हॉर्मोन्स के अंदर कोई डिसफंक्शनिंग हो जाती है, उसको क्या बोलता है, ए फॉर एड्रिनल ग्लैंड, ए फॉर एडिसन्स डिसीज। क्लियर। चलो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन from glomerular filtrate in kidney tubules occurs by। अब आप बोलेंगे मैम ये क्वेश्चन कौन सा आ गया यहाँ पे, बेटा ये क्वेश्चन ना आपका यहाँ से आया है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। क्यों आया है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से, बेटा क्वेश्चंस मिक्सअप दे रखे हैं यहाँ पे। अब आप देखोगे इससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का जब आपने डीबीपी सॉल्व किया होगा, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो मॉर्फोलॉजी से आते थे, उससे पहले वाले में प्लांट नहीं। तो ये जनरली क्या करता है ना, इन चैप्टर्स को रिलेट कराते हैं 11th वाले चैप्टर से, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो पाए अभी से 11th और 12th को मिक्सअप पढ़ने का। अब देखो क्वेश्चन समझते हैं। रीअब्जॉर्प्शन, जो क्लोराइड आयन हमारे रीअब्जॉर्ब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो प्रोसेस आपका किसके थ्रू होता है, दैट प्रोसेस अकर्स बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक साइड हमारी हाई कंसेंट्रेशन, एक साइड हमारी लो कंसेंट्रेशन है, तो एक साइड जब हम जिधर हमारा हाई कंसेंट्रेशन हो क्लोराइड आयंस का, वहां से आपका लो कंसेंट्रेशन की साइड क्लोराइड आयंस मूव करेंगे, दिस इज नॉन डिफ्यूजन। ये मैं आपको पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, ठीक है। अभी सिर्फ याद रखो डिफ्यूजन के थ्रू आपका होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ फॉर सम रीजंस द वेसा फ्रेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक, अगर हम वेसा फ्रेंशिया को ब्लॉक करा दे तो गैमीट्स विल नॉट बी ट्रांसफर, गैमीट्स ट्रांसपोर्ट नहीं। अब इसके लिए छोटे से ट्रिक याद रखना, REET, R फॉर रेटेटेस्टिस, E for Efferentia, and again E for epididymis, D for differentia, ठीक है। अब ये बोल रहा है अगर हमने यहाँ पे ब्लॉक करा दिया, इफ्रेंशिया में ब्लॉक करा दिया, तो अब स्पर्म कहाँ नहीं पहुंच पाएगा, आपका एपिडिडाइमिस तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब रेटेटेस्टिस, टेस्टिस से लेके एपिडिडाइमिस तक स्पर्म नहीं एंटर हो पाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल। अब एपिडिडाइमिस टू वैसा डिफरेंट, बेटा अगर एपिडिडाइमिस को ब्लॉक कराते तब हम बोलते हैं वैसा डिफरेंस के अंदर नहीं आ सकता। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ए। नेक्स्ट, द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्या न्यूट्रिटिव सेल्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, ऑब्वियसली आपकी सर्टोली सेल्स, ये तो डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, जो सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल वेसिकल से जो सिक्रीट होता है उस फ्लूइड को बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल वेसिकल से जो सिक्रीट होता है उसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो आप लोग क्या होने वाला है, सेमिनल प्लाज्मा का सबसे मेन काम था फ्रक्टोज। अब इन्होंने बोल दिया ग्लूकोज, तो इसको तो हम कट कर देंगे पहले 23 का बी ऑप्शन। अब इसके पास क्या होता है, आपका फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, एंड कुछ अमाउंट में एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। बताओ एंड एंजाइम्स कौन से, जैसे कि आपका बल्बोयूट्रिन, सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये होगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। डन बच्चों। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम आपने तो बोला था कि कैल्शियम तो प्रोस्टाग्लैंड का सिक्रीशन आता है, तो बेटा यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो, अगर हम चाहें फ्रक्टोज एंड कैल्शियम बट नो एंजाइम्स, इसके पास कोई एंजाइम बट एंजाइम्स होता है, बी ऑप्शन तो हम वैसे कट करेंगे। फ्रक्टोज सर्टेन एंजाइम्स बट पुअर इन कैल्शियम, अब ये ऑप्शन में हम सर्टेन एंजाइम्स नहीं लगा सकते बिकॉज एंजाइम्स होते हैं इसके पास, तो इसलिए हमने डी ऑप्शन को यहाँ पे चूज किया बिकॉज बहुत कम अमाउंट में पुअर कैल्शियम होता है बट एंजाइम्स भी कुछ होता है, तो इसलिए हम वैसे आप लोग ऑप्शन अगर इसका देखें तो COD दोनों हमारे फिट बैठते हैं, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट जनरली हमारा इसमें डी ही आता है ऑप्शन। अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जाए तो हमारा एनसीईआरटी ने यही लिखा है, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम इन सर्टेन एंजाइम्स। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स के देखेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड,
प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन देखेंगे तो वहां पे हमारे ज्यादा अमाउंट में एंजाइम्स होते हैं, ज्यादा अमाउंट में हमारा कैल्शियम प्रेजेंट होता है। डन बच्चों। नेक्स्ट देखो आगे भाई हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का, प्रोस्टेट ग्लैंड से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है बहुत सारे अमाउंट में। तो कैल्शियम क्या करेगा कि स्पर्म की एक्टिविटी को एनहेंस करेगा। एक सेकेंड, नीचे थे ना हमारे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन नंबर पे थे बच्चे लोग हम, हाँ ये स्टिमुलेट करेगा स्पर्म की एक्टिविटी, तो कैल्शियम एनर्जी देगा ना उसको। नेक्स्ट देखो हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस एट द हेड ऑफ द टेस्टिस, हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस एट द हेड ऑफ द टेस्टिस क्या होना चाहिए इसका, एपिडिडाइमिस के अंदर 3 पार्ट बताए थे बच्चों, कैप्यूट, कॉर्पस एंड कोड़ा। कैप्यूट हेड वाला पार्ट, कॉर्पस बॉडी वाला, कोड़ा टेल वाला पार्ट। अब बताओ कौन सा होना चाहिए हेड वाला, कैप्यूट, ऑब्वियसली सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 26 देखो, 26 में क्या बोला गया है, विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर ओवरी का कौन सा पार्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह सिक्रीट करता है आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद कौन सा पार्ट ओव्यूलेशन के बाद, अच्छा ये बताओ कौन सा क्या पार्ट बनता है जब हमारा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन किसके अंदर होता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल ही जब ओव्यूलेशन हो जाएगा मतलब सेकेंडरी साइड निकल जाएगा तो कौन सी स्ट्रक्चर बन जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम, एंड यही तो अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करता है, तो यही वर्क करता है एंडोक्राइन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ग्राफियन फॉलिकल वाला पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा आफ्टर ओव्यूलेशन। डन। नेक्स्ट देखो द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है देखते हैं चलो। फर्स्ट ओवरी, नो। मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है नहीं आता, बताओ जल्दी से। नो, मैमरी ग्लैंड नहीं आता है। सेकंड देखो मॉन्स प्यूबिस आता है एंड क्लाइटोरिस, ऑब्वियसली। थर्ड एंड फोर्थ देखो, थर्ड एंड फोर्थ कहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। अच्छा सेकंड तो ये तो नहीं हो सकता, सेकंड बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, नो। ए में देखो फर्स्ट और सेकंड, नो। सी ऑप्शन बच गया थर्ड, बट फिफ्थ वाला ऑप्शन कट कर देना, फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी होगा। आगे समझ में कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, बाकी को इनको कट कर देते हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सी एंड फिफ्थ ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक है। 28 क्वेश्चन समझो, 28 में क्या बोला गया, 2n इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, इज इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, लिखो इसको, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या है, 2n है इज इक्वल्स टू 16, which is in मेटाफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, पहले मियोटिक डिवीजन के मेटाफेज में ही है। What shall be the total number of chromatid in each of the secondary spermatocyte? अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बन जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हम कराते हैं मियोसिस 1। जब मियोसिस कराएंगे तो दोनों के दोनों हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, जो कि लिख दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। अब मियोसिस कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है, तो 2n इज इक्वल टू 16 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा 8 हो जाएगा। फिर इनके अंदर हम मियोसिस 2 कराते हैं, मतलब इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो मेरे पास यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं ऐसे। फिर यही स्पर्मेटिड आगे जाके स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। फिर यही स्पर्म्स रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और रेटे टेस्टिस में आ रहे हैं, या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बाहर वाली कैविटी में, उसको स्पर्मिएशन हम बोल देते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, एंड जब स्पर्म यहाँ से रिलीज होता है, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम साइटोलिसिस भी बोल देते हैं, या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो रिलीज हो रहे हैं, उसको स्पर्मिएशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वेरी सिंपल डी। नेक्स्ट देखो, इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के एंड में मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट हो जाता है। पहला मियोटिक डिवीजन अभी यहीं पे देख लो, ये लिखा ना, पहला मियोटिक डिवीजन मैंने कराया तो मेरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है नहीं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लिख दो, वेरी इजी।
और स्पर्मेटिड कब बनता है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद, सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद ये बनता है। स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन, अपनी मोटाइलिटी बढ़ाता है, फर्टिलाइजिंग करंट बढ़ाता है, कहाँ पे? एपिडिडाइमिस के कैप्यूट वाले रीजन में, राइट। और कॉर्पस वाले पार्ट के अंदर क्या होता था? डीकैपेसिटेशन होता था। कॉर्पस वाले पार्ट में डीकैपेसिटेशन एंड कोडा वाले पार्ट में कुछ टाइम के लिए स्टोर होता था। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखो, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ इन oogenesis इनिशिएट इन अ फीमेल, कौन से स्टेज में oogenesis स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वेरी सिंपल। द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म के मिडल पीस को क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल हमारा, राइट। यहां तक तो देखो अभी कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब चलते हैं हम आपका आगे। चलो देखो, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से डेवलप हो रहा है बच्चों? कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफियन फॉलिकल से डेवलप हो रहा है, हो रहा है नहीं? स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय, इंड्यूस कौन कराते हैं? इंड्यूस का मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना, इंक्रीज कराना किसी को। तो कौन कराएगा स्पर्मेटोजेनेसिस का इंड्यूस? ऑब्वियसली आपके एफएसएच कराएंगे। आप बोलोगे मैम कैसे? आपको याद है स्पर्मेटोजेनेसिस में सेटोली सेल्स लिखवाया था मैंने आपको? सेटोली सेल्स में हमारा क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ा रहे थे बेटा। ये आपकी जो एफएसएच है, एफएसएच आपकी सेटोली सेल्स पे वर्क करता है एंड वहां से सिक्रीशन कराता है आपका सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो क्या कराते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस कराने का काम करते हैं। एंड तभी बताया था एफएसएच, एच स्टिमुलेटिंग, एस सेटोली, एल यूटिलाइजिंग, एल लीडिंग सेल्स। याद रखना है ये वाली चीज। चलो 35 देखो, लेयर्स ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड, सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा और फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन। यही होता है ना? ऑब्वियसली यही होता है। सबसे बाहर ये ओवम और ये मेरा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जोना पेलुसिडा होती है उसके बीच में विटेलिन मेम्ब्रेन हम बोल देते हैं। तो अंदर की साइड विटेलिन, फिर जोना पेलुसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा। यहाँ पे ये विटेलिन मेम्ब्रेन, ये जोना पेलुसिडा, इसके बाहर आ गई आपकी कोरोना रेडिएटा। एंड एक और चीज याद है, जोना पेलुसिडा जो होती है ना बच्चों, ए सेलुलर होती है, या फिर हम इसको इनर मेम्ब्रेन ऑफ ओवम भी बोल देते हैं, और कोरोना रेडिएटा का आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, ऐसे याद रखना। नेम द हार्मोन दैट हैज रोल इन मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन में नो रोल, कोई रोल नहीं है। एलएच का रोल है, एफएसएच का एस्ट्रोडायल, एस्ट्रोडायल का मतलब होता है बच्चों एस्ट्रोजन, इज नोन एज एस्ट्रोजन। जितने भी आप लोगों ने मुझसे डीपीपी से रिगार्डिंग या क्लास में या फिर मैसेजेस में जितने भी डाउट पूछे, मैं ट्राई कर रही हूँ हर एक क्वेश्चन में आपके सारे डाउट सॉल्व करने का। फिर अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो बच्चों प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता देना कि मैम मेरा ये वाला डाउट रह गया। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन को तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इसलिए यही हमारा ऑप्शन होगा। अरे राइट लगाना, राइट, ये हमारा ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है। द टाइम फॉर ऑप्टिमम चांसेस ऑफ कंसेप्शन इन अ फीमेल स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ मैचुरेशन, कौन से डे से मैचुरेशन के आपका कंसेप्शन का, प्रेगनेंसी के जो चांसेस वो सबसे हाई रहते हैं? 14th डे के बाद, बिकॉज 14th डे है, 14th डे पे ओव्यूलेशन, ओवम गया हमारा एम्फिला के अंदर, वेट कर रहा है स्पर्म का। तो स्पर्म की ओवम की लाइफ स्पेन सिर्फ 1 दिन की होती है, तो उसी में सबसे ज्यादा चांसेस है फर्टिलाइजेशन में कंसीव करने के। तो ये हुआ हमारा करेक्ट ऑप्शन। रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को रिपेयर कौन कराता है? एंडोमेट्रियम को रिपेयर एस्ट्रोजन कराता है, जो कहां से रिलीज होता है? डेवलपिंग फॉलिकल से, याद है? चलो, द सेक्स ऑफ द फीटस विल बी डिसाइडेड एट, अगर हम फीटस का सेक्स पता लगाना चाहते, बेबी बॉय है या गर्ल है, कब पता लगा? फर्टिलाइजेशन बाय मेल गैमीट, या फिर इम्प्लांटेशन, या फिर फर्टिलाइजेशन बाय फीमेल गैमीट, या फिर स्टार्ट ऑफ क्लीवेज। कैसे पता लगा? ऑब्वियसली मेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन से पता लगाया जाता है, बिकॉज मेल गैमीट में एक्स क्रोमोसोम हो सकता है या फिर वाई क्रोमोसोम हो सकता है। बताया था ना चांसेस 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, दो 22 प्लस एक्स बनते हैं, दो 22 प्लस वाई बनते हैं। अब वी हैव नो आइडिया कि कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है, उसके पास एक्स है या वाई है। अगर उसके पास एक्स होगा, फीमेल के पास भी एक्स है, तो क्या बनती है यहाँ पे? गर्ल का फॉर्मेशन। लेकिन फीमेल के पास एक्स है, मेल से अगर वाई आ गया तो बनेगा यहाँ पे बॉय। ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 40, मैच करना है। अब मैच का सबसे अच्छा तरीका, जो भी आपको पहले आता है उसको देख लो सबसे पहले। अभी देखो हमने पोलिस फॉर्मी पढ़ा था, पोलिस फॉर्मी के अंदर क्या किया था हमने, लिटिल मलबेरी तो स्टेजेस को बोलता है, एंडोमेट्रिक, माइटोटिक डिवीजन, फर्टिलाइजेशन। चलो इससे हम नहीं पता लगा पा रहे हैं, मोरूला को देख लेते हैं, मोरूला का काम, या फिर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, एंडोमेट्रिक होता है, ये तो हमें बहुत इजीली पता है। तो थर्ड, डी का थर्ड देखो, डी का थर्ड कहाँ कहाँ पे है, मतलब इसको कट कर दिया मैंने, कर दिया। अब आता है मेरा मोरूला, मोरूला बच्चों, या फिर पोलिस फॉर्मी का क्या होना चाहिए, पोलिस फॉर्मी शुड बी फर्टिलाइजेशन होना चाहिए ना। पोलिस फॉर्मी क्या कराता है, ज्यादा चांस फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही तो पाया जाता है जब फर्टिलाइज हो रहा होता है स्पर्म। तो आपका होगा सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, बी ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे कट कर दिया। तो बचा ए और सी। अब ए और सी में देखो, ए का ये बोल रहा है सेकेंड, क्लीवेज क्या है, क्लीवेज क्या एक माइटोटिक डिवीजन है, बताओ क्लीवेज क्या एक माइटोटिक डिवीजन है, ऑब्वियसली क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन है। बस डिफरेंस ये होता है, माइटोटिक डिवीजन में साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ जाता है, क्लीवेज के अंदर कंटेंट सेम रहता है साइटोप्लाज्मिक, ये डिफरेंस होता है। तो ए का सेकंड, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा ए। फिर हमारा कौन सा बच गया था, मोरूला, मोरूला लिटिल मलबेरी के जैसे दिखता है, बिल्कुल ऐसे 16 सेल स्टेज, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स की दिखती है मोरूला की। आगे समझ में, 40 का आंसर है हमारा करेक्ट ए बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना 41। 41 में देखो क्या है, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए कौन सा, सिर्फ एक्रोसोम, सो सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ सिक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा से सिक्रीट नहीं होता है, कौन सा हार्मोन नहीं होता है प्लेसेंटा से सिक्रीट, ह्यूमन कॉरियोनिक ये भी होता है, प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कराती है बेटा इसको। तो बिकॉज अगर हमारा प्लेसेंटा से प्रोलैक्टिन सिक्रीट हो रहा होता, अब प्लेसेंटा तो फीटस के अंदर पहले ही बन जाती है स्टार्टिंग फेज में, तो तभी आपका लैक्टेशन स्टार्ट होने लग जाता ना। बट लैक्टेशन कब होता है, आफ्टर पार्चुरेशन, बिकॉज ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कराती है जब ऑक्सीटोसिन आ रहा होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। आफ्टर बर्थ कोलेस्ट्रॉल इज रिलीज फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड विच इज रिच इन, सबसे ज्यादा रिच किसके में होता है, फैट तो उसके अंदर बहुत कम होता है, प्रोटीन होता है, एंटीबॉडीज होता है, लॉइन फैट होता है, यस सी ऑप्शन। करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। अब ये क्वेश्चन बताओ आप लोग, 44 का क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होगा, क्लीवेज तो नहीं, ये तो कट कर दिया मैंने। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, इसको भी कट कर दिया। जाइगोट के बाद क्लीवेज होगी, ये भी कट कर दिया, मिल गया ऑप्शन, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, सी एम बी जी, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, सी एम बी जी, याद रहेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन आज की हमारे डीपीपी का, द गिवन फिगर रेफर टू विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ पे बच्चों को दिख रहा है, एक आउटग्रोथ निकल रही है, नहीं, दिस इज नोन एज बडिंग, राइट। 45 का होगा हमारा बी। ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज योर ईस्ट, है नहीं है ईस्ट। चलो एनी किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बच्चों देखो यहाँ तक हमने आपके 45 के 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा यहाँ तक। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता तो यार ओपन आप कमेंट सेक्शन में करके मेरे को बता सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आई सजेस्ट कि बच्चों एक बार अपने नोट्स रेफर करो, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी रीड करो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं आएगा इस चैप्टर से। देन अब हम नेक्स्टली आपका प्रिपेयर करेंगे मॉलिकुलर बेसिस का डीपीपी सॉल्व करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर एंड प्लांट, वन बाय वन करके हम सारी डीपीपीज आप लोगों को सॉल्व कराऊंगे। सो डोंट पैनिक कि मैं आप लोगों को सोल्यूशंस नहीं दे रही, बिकॉज मैं सोल्यूशंस अभी इसलिए आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा रही बिकॉज आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक सॉल्व ही नहीं किए हैं। आई वांट कि एक बार सब एक बार प्रैक्टिस कर ले, एटलीस्ट एक बार क्वेश्चंस देख तो लो आप खुद से कि क्वेश्चंस क्या है, आप लोगों से बन रहे हैं क्वेश्चंस या नहीं बन रहे हैं। और क्वेश्चंस नहीं हो रहे एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है, राइट बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय।